हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मतलब इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि हम सीबीएसई की पूरी क्लास 11 की सीरीज़ चला रहे हैं और इसके अंदर एक एक करके मैं सारे चैप्टर्स को कवर कर रहा हूँ। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और उससे थोड़े बहुत ऊपर लेवल पे, बेसिकली जिस भी लेवल पे आपके स्कूल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस लेवल पे, ठीक है। अभी इसके बाद आने वाले टाइम में हम जेई की भी सीरीज़ लेके आएंगे, जहाँ पे अगेन हम सारे चैप्टर्स को जेई के लेवल पे कवर करेंगे। उसमें जेई मेंस, जेई एडवांस एक साथ हम लोग कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अभी तक इस सीरीज़ में हमने क्या कवर कर लिया? सेट्स कवर कर लिया, रिलेशन फंक्शंस कवर कर लिया और लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी कवर कर लिया, ठीक है। इन सब वीडियोस के अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को भाई 1 घंटे 2 घंटे में जो भी है ख़त्म करनी है, तो मतलब मैं जल्दी निपटाने के चक्करों में रहता हूँ, ठीक है। जो भी मेरे को लगता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है या फिर आपको मतलब समझाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी बारीकियों को हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हैं क्या, कैसे दिखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है, और फिर कुछ हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी साथ ही साथ ले लेंगे। जो भी आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज में या और कहीं पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादातर दिखते होंगे, वो सब मैंने अगेन यहाँ पर पहले से लिख करके रख लिया। देखो, जैसे कि एक ये सवाल है, फिर ये थोड़ा सा अलग वियर्ड टाइप का क्वेश्चन है, फिर ये सब एनसीईआरटी मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन जो भी आपको डिफ़िकल्ट है, तो आपने देखा ही होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ठीक है। तो आज इन सभी सवालों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो समझेंगे, ताकि ये सवाल तो हम सीख ही जाएं, साथ ही साथ अगर इन्हीं के आसपास इर्द गिर्द कोई सवाल आता है तो उसको भी हम अच्छे से टैकल कर सके, ठीक है। तो लेके प्रभु का नाम एक बार कर देते हैं यहाँ पे कार्यक्रम स्टार्ट। हमेशा अब आप लोग एक चीज़, जो बच्चे मेरे से यहाँ पर भी शिक्षा लेटर में पढ़ता है, वो लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे क्या कि सर वीडियो में उतना मजाक कोई नहीं करता है, ठीक है। अभी देखो यार, मजाक मस्ती तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है, पर अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मैं शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब इस चैप्टर को ख़त्म करूँ या जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसको ख़त्म करूँ, क्योंकि वीडियोज़ की नीड मेनली आपको कब पड़ती है? एग्जाम से जस्ट पहले, तो उतना आपके पास समय होता नहीं है ना। तो वो चीज़ मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ, ठीक है। और हम मेनली अपने कंटेंट पे और जो भी है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस ज़्यादा करने की यहाँ पर इसीलिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मैं समझाऊँ उससे पहले एक बार मैं आपको क्लास 10th पे वापस ले चलता हूँ, जहाँ पे आपने एक चैप्टर पढ़ा था रियल नंबर्स। जब मैं आपको रियल नंबर्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, इसके अंदर बेसिकली 2 तरीके के नंबर्स होते हैं। एक नंबर होता है रियल नंबर, है ना, और रियल को फर्दर मैंने क्या कहा था कि ये भी 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये रैशनल होंगे या फिर ये इर्रैशनल होंगे, ठीक है। फिर रैशनल के अंदर काफ़ी सारे नंबर्स हम देख रहे थे, जैसे कि, ठीक है, TIONAL, ठीक है। तो यहाँ पर रैशनल में हमने काफ़ी नंबर देखे थे, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फिर फ्रैक्शंस, देन डेसिमल, रैशनल, इरेशनल, सब हो सकता था। फिर एक दूसरी कैटेगरी ऑफ नंबर के साथ भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, दे वर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अगर तो आपने मेरे से क्लास 10 में पढ़ा है तो आप हल्का बहुत फैमिलियर होंगे इमेजिनरी नंबर्स के साथ। अगर नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से समझाने से पहले रियल नंबर को तो सब जानते हैं, जैसे जो भी नंबर है, जैसे 5, 6, √2, √3, 7/4, 0.76, 7.34, 6, 7, 11, जो भी है, ये सब क्या है? रियल नंबर है, ठीक है, जिनकी भी हम ज़्यादातर बाद में चर्चा करते हैं, ठीक है। 10वीं तक आपने जो भी नंबर पढ़े वो सभी नंबर क्या थे? रियल ही थे, ठीक है। अभी मेनली हमें किसकी बात करनी है? एक नए कैटेगरी ऑफ नंबर, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? इमेजिनरी नंबर्स बोल रहा हूँ। अच्छा, इमेजिनरी नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई? अच्छा, मैथ्स की कुछ टेक्निकलिटीज़ को एक बार हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि रियल नंबर वाले पार्ट से सॉल्व नहीं हो पा रही थी, ठीक है। मतलब क्या? देखो, जैसे कि अपने पास एक इक्वेशन है, लेट से x² + 1 = 0। अगर आप ये लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आई होप आपके टीचर्स ने भी इसी तरीके से इमेजिनरी नंबर को आपके फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा होगा, ठीक है। अभी देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। इश्यूज़ क्यों है? क्योंकि देखो, यहाँ पे अगर आप x² = -1 लिखते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करने को तो अब आप इसको सॉल्व कर ही दोगे कि x² अगर -1 के इक्वल है तो x² -1 के इक्वल है ना, यही बात है ना। पर देखो, दिक्कत है इस इक्वेशन में,
इस इक्वेशन में क्या दिक्कत है कि x का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है इन लोगों ने कि x स्क्वायर क्या है -1 के बराबर है, पर क्या x स्क्वायर कभी भी -1 हो सकता है? किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। आप नेगेटिव का स्क्वायर उठाओगे वो पॉजिटिव ही हो जाता है। -2 का स्क्वायर क्या होता है? +4 होता है। -3 का स्क्वायर +9, -5 का 25 हो जाता है, और पॉजिटिव का तो स्क्वायर ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही रहता है। यानी कि अपने पास कोई भी ऐसा रियल नंबर अवेलेबल होता नहीं है जिसका स्क्वायर क्या हो रहा हो? नेगेटिव हो रहा हो। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स की जरूरत पड़ी। आप कहोगे सर आप टेंथ यहाँ पर कर रहे हो, 10th में कहीं भी इमेजिनरी नंबर नहीं थे। देखो बेटा थे, पर आपने थोड़ा सा कम ध्यान दिया। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते थे, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो, इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बस जस्ट मैं सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है एट टाइम्स आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हो। तो आप कहते थे कि सर x किसके इक्वल है? -b प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पर कई बच्चे d लिख लेते थे, कई यहाँ पे पूरा का पूरा b स्क्वायर माइनस 4ac लिख लेते थे, और अपॉन में 2a। ठीक है, अब इसके अंदर आपने पढ़ा था कि अगर तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाए तो कैसे रूट्स होते थे? रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे। ठीक है, फिर अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तो कैसे रूट्स होते थे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते थे। ठीक है, फिर अगर यही कार्यक्रम क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए तो हम बोलते थे नो रियल रूट्स, यानी कि रूट्स अब रियल नहीं है। तो रियल नहीं है तो क्या है? रूट्स फिर इमेजिनरी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर बी स्क्वायर लेस देन 0 हुआ तो बेसिकली स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है इसी कैटेगरी ऑफ नंबर्स को ही तो मैं क्या बोल रहा हूँ? इमेजिनरी नंबर्स बोल रहा हूँ। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आ रहा है तो उससे हम क्या हो रहे हैं? अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव पहुँचने का तरीका थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है? -1 के, और तब जाके एक्स किसके इक्वल हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। पर असली में तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है क्या कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर क्या हो जाए? -1 हो जाए। आई होप आपको बेसिक आइडिया एक पता चल रहा होगा कि इमेजिनरी नंबर किस टाइप के हमारे ये नंबर्स हैं और ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, और मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकता हूँ क्या? जैसे कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें कि अगर कभी भी ऐसा हो कि कभी भी आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ -5, या फिर आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ -4, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से -49, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ -10, तो बेसिकली ये सब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव पहुँचने का तरीका रहा क्या होगा? पक्का इक्वेशन कुछ ऐसी रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हुआ होगा? -5 के, और x किसके इक्वल हो गया होगा? स्क्वायर रूट ऑफ -5 के। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव पहुंचता है। पर अगेन दिक्कत कहाँ पर है? इस जगह पर दिक्कत प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी भी -5 नहीं हो सकता। 5 हो सकता है, √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 हो जाएगा, पर -5 कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव ही हो जाता है। आगे इतनी बात सारे बच्चों के समझ में? अब देखो यहाँ पे हमें दिक्कत किससे है? हमें दिक्कत है कि कभी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो उससे। अब एक चीज़ आप यहाँ पे खुद सोचो, मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ -5 है, स्क्वायर रूट ऑफ -4 है, या स्क्वायर रूट ऑफ -25 है, या स्क्वायर रूट ऑफ -10 है, कुछ भी है। देखो अगर मैं ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से अलग कर दूँ, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को स्क्वायर रूट ऑफ 4 से अलग कर दूं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को स्क्वायर रूट ऑफ 25 से अलग कर दूं, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ -1 को स्क्वायर रूट ऑफ 10 से अलग कर दूं, तो देखो इन चीज़ों से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इनको हम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 सब जानते हैं 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 भी सब जानते हैं 5 होता है। √10 √5 से ये जो इर्रेशनल नंबर है इनसे भी हम एक बार इंट्रोड्यूस हो चुके हैं क्लास 9th के अंदर। ठीक है, तो मेन दिक्कत कौन क्रिएट कर रहे हैं? ये स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो हमने सोचा कि अगर तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 रिपीटेडली हमें दिखाई दे रहा है तो इसका एक नाम रख देते हैं, और इसको हमने डिनोट करना स्टार्ट करा एक सिंबल से जिसको हम लिख रहे हैं I से, और इसको हम बोल रहे हैं क्या? आयोटा। इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई? आयोटा बोल रहे हैं। तो आयोटा की वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल हमने बता दी? स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल बता दी। अब जैसे ही मैंने
स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा बोला तो ये क्या हो गया, आयोटा हो गया, तो ये क्या हो गया बेसिकली √5i हो गया, ठीक है। ये √4 यानी कि 2 और ये क्या हो गया i हो गया। अब ये क्या हो गया √25 यानी कि 5 और ये क्या हो गया i हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया √10 और ये कितना हो गया i हो गया। बेसिकली जब भी हमारे किसी भी इमेजिनरी नंबर के अंदर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैं अलग से निकाल करके क्या लिख दे रहा हूँ, i लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमारी जान पहचान के बढ़िया लोग हैं। दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा था, ये -1 के अंदर जो स्क्वायर रूट प्रेजेंट है ये क्रिएट कर रहा था, सॉरी जो स्क्वायर रूट के अंदर -1 प्रेजेंट है वो दिक्कत क्रिएट कर रहा था, उसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ पे और उसको मैंने क्या लिख दिया, i लिख दिया। अब देखो हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हमें आयोटा के बारे में ही ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ठीक है, या फिर हमें रियल और कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी को मिला के कुछ पढ़ाई करनी है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आयोटा के साथ हम फेमिलियर है, पर कहीं भी हमें क्या नहीं पसंद, जैसे कि आयोटा स्क्वायर या आयोटा क्यूब या आयोटा की पावर 4 या आयोटा की पावर 10 या आयोटा की पावर 50, ये सब हमें नहीं पसंद। तो हमें इनको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर कहीं भी सिंपली आयोटा लिखा है तो हम उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 नहीं डालेंगे, वो हमारे लिए वेल एक्सेप्टेबल है कि हाँ भाई आयोटा एक चीज़ है, हम इसको जानते हैं, बार बार उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 हम नहीं लिखेंगे। अगर कहीं भी 5 आयोटा लिखा हुआ है तो ये वेल अंडरस्टूड है और ये सही चीज़ है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे इतनी बात समझ में, चलो भाई शाबाश। अब देखो अगर मैं जैसे बता रहा हूँ कि हायर पावर्स ऑफ आयोटा को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे एक बार यहाँ पर समझते हैं। देखो भाई अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ तो आप बता सकते हो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा। यहाँ पे देखो आयोटा का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे कुछ इस तरीके का कार्यक्रम हो गया, तो आयोटा स्क्वायर बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसी के अंदर मैं दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो बचपन में एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, जैसे अगर कहीं भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मैं लेट से इसमें दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इधर तो कुछ माइनस आयोटा ही बन गया। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे 1, तो पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आयोटा क्यूब बेसिकली किसके इक्वल हो गया, माइनस आयोटा के इक्वल हो गया। इसी के अंदर लेट से मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ -1 का स्क्वायर क्या, 1। सो स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर कितनी हो गई, 4। तो आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल हो गई। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में। आयोटा आयोटा ही है, पर अगर आयोटा स्क्वायर आ जाए तो -1, आयोटा क्यूब आ जाए तो माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 आ जाए तो क्या होगा, 1 होगा। अब आप खुद ही सोचो अगर आयोटा की पावर 4 1 है तो आयोटा की पावर 8 क्या होगा, वो भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर आप दोनों तरफ क्यूब कर दो तो यहाँ 12 आ जाएगा आयोटा की पावर में और इधर क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर आप दोनों तरफ पावर 5 रेज कर दो तो आयोटा की पावर 20 और यहाँ पे 1 की पावर 5 तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। आगे बात समझ में। तो मैं बेसिकली ऐसा बोल सकता हूँ कि आयोटा की पावर में अगर कभी भी 4 का मल्टीपल आ रहा है तो वो हमेशा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अगर मैं इसी बात को जनरलाइज करूँ तो ये लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4m इज इक्वल्स टू 1। अच्छा देखो ये जब मैं छोटा, मतलब छोटा क्या, जब मैं 11th क्लास में था तो ये जैसे जनरलाइज्ड वर्जन जो भी होता है मेरे थोड़े से बस कम समझ में आते थे, इसीलिए मैं ऐसे आपको बोल के समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आयोटा की पावर में कोई भी 4 का मल्टीपल आ जाए, जैसे आयोटा की पावर 24 हो गया, तो डायरेक्टली क्या करना है, उसे 1 करना है। ये सब कंडीशन याद रह जाए और समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, ना भी रहे तो जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप सीख सकते हैं। आगे इतनी बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने जो स्टार लगा के लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, तो ये आपको भाई याद हो जानी चाहिए क्या, कि आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा की 4 कितना, 1। यूज़ कैसे करेंगे इसका, तो कुछ सवालों से समझते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों जैसे सवाल, ठीक है। तो देखो जैसे किस दिन मेरे से पूछे कोई कि सर आयोटा की पावर 23 कितना है, ठीक है, या आयोटा की पावर लेट से 23 कितना है, तो आप कहोगे कि सर आयोटा की पावर 23 को लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा की पावर 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, वापस वही बन जाएगा। पर सर 20 पे क्यों ब्रेक किया,
क्योंकि 20 4 का मल्टीपल है और इससे जस्ट पहले है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होगे। अब आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल तो 1 हो गया है ना, और आयोटा का क्यूब कितना हो गया, माइनस आयोटा हो गया। तो ये आंसर कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का आयोटा आ गया। आगे समझ में, नहीं आगे समझ में। अब इसी तरीके से लेट से मैं कुछ भी लिख दूँ, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि लेट से मैंने लिख दिया आयोटा की पावर 41, तो आप कहोगे सर आयोटा की पावर 40 लिख लो, इनटू में आयोटा लिख लो। अब आयोटा की पावर 40 कितना होगा, 1, और आयोटा तो आयोटा ही रहेगा। ये कितना आ गया, आयोटा आ गया। अब कभी भी आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है कि आप आयोटा की वैल्यू उठा के स्क्वायर रूट ऑफ -1 डाल रहे हो। वो जस्ट मैंने आपको एक बार समझा दिया कि आयोटा एक्चुअल में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, पर ये वेल एक्सेप्टेबल है। अगर कहीं पे आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आयोटा लिख दोगे तो समझ जाएगा सामने वाला बंदा कि ये क्या कहना चाहता है। वहाँ पे आपको वैल्यू डाल के दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पता नहीं ऐसा लग रहा है मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ। तेज़ मतलब फास्ट, नॉट लाउड। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं किसी दिन बोलूँ आयोटा की पावर 30 कितना है, तो आप कहोगे सर इसे आयोटा की पावर 28 पे ब्रेक करो और साथ में लिखो आयोटा स्क्वायर। मैं कहा जी ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 28 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल है, और आयोटा का स्क्वायर क्या है, -1 है। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, -1 ही आंसर आ गया, ठीक है। अगर कोई किसी दिन नेगेटिव पावर कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको भरने दो नेगेटिविटी, हम इसको पॉजिटिव बना देंगे। कैसे, डेनोमिनेटर में उतार के। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो कोई बच्चा मेरे से कहेगा सर आयोटा की पावर 19 को लिख लो आयोटा की पावर 16 इनटू में आयोटा क्यूब, ठीक है। तो बात सही है, क्योंकि आयोटा की पावर 16 होता कितना है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया, और नीचे आयोटा क्यूब क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया। तो बेसिकली ये क्या आ गया, 1 बाय में माइनस आयोटा। पर देखो एक बात और भी है जो आपको इस चैप्टर में समझनी है। जैसे कि 9th क्लास में जब आप थे वहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ते थे, तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी, रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। और वहाँ पे आप इर्रेशनल नंबर, मेनली रूट वाले नंबर्स को आप डेनोमिनेटर से हटाते थे। तो यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है। आपको ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इनको डेनोमिनेटर में नहीं रहने देना। तो यहाँ पे आप कैसे इसे हटा सकते हो, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 इंटू में आयोटा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और आंसर कितना आ गया, आयोटा आ गया। आगे समझ में। अगर किसी का दिमाग ज़्यादा फास्ट काम कर रहा हो तो वो ऐसे भी कर सकता है। कैसे करेगा, जैसे वो बोलेगा गुरुजी ये तो चलो ठीक है, एक काम करो आयोटा की पावर 19 जो भी ये लिख रहा है इधर ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो। मैं कहा क्यों कर लूँ भाई, वो कहेगा सर अगर आप ऐसे काम करोगे तो नीचे बन जाएगा आयोटा की पावर 20 और ऊपर आ जाएगा आयोटा। मैं कहा फिर आयोटा की पावर 20 बनाने के चक्रों में है क्यों तू, तो फिर वो कहेगा कि सर आयोटा की पावर 21 होता है। याद करो आपने ही बताया था कि अगर आयोटा की पावर में कोई भी 4 का मल्टीपल आ जाए तो आंसर कितना होता है, 1। मैं उसको कह दूंगा वेरी गुड, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट में भी हो सकता है बट इट इज़ अप टू यू। बेसिकली आयोटा एक ऑपरेटर है, आपको इसको चलाना आना चाहिए, ठीक है ना, कि कैसे ऐड होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है। तो वही सब एग्जांपल अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा सा मिसलिनियस में कॉम्प्लिकेशंस इसमें फिर भी हैं। एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही इन्होंने रद्दी बना रखी है, उसके अंदर कुछ दम ही नहीं बचा, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, हम तब भी उसको यार करना सीख लेते हैं। देखो बेहतर चलें आगे और कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे कोई किस दिन मेरे को बोले कि सर आयोटा की पावर लेट से 11 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तो मैं कहूँगा जी बता देते हैं। आयोटा की पावर इसको लिख सकता हूँ 8, ठीक है, और इनटू में आयोटा क्यूब। इसको तो ये तो 4 का मल्टीपल है तो डायरेक्ट 1 लिखना चाहिए। इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 12 इनटू में आयोटा। अब इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 12 इनटू में आयोटा स्क्वायर, ठीक है। जो भी इससे जस्ट पहले 4 की मतलब टेबल में आ रहा है वहाँ पे मैंने ब्रेक करने की कोशिश किया। आयोटा की पावर 8 1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा प्लस 1, आयोटा की पावर 12 1 प्लस आयोटा, आयोटा की पावर 12 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे कैंसिल का मामला हो गया और आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में? ये एक मेथड है। दूसरा मेथड से भी कर सकते हो। कोई भाई कहे सर आयोटा की पावर 11 कॉमन नजर आ रहा है, मैं क्या निकाल लो। मैं कहा आयोटा की पावर 11 यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा आयोटा, यहाँ क्या बचा आयोटा स्क्वायर और यहाँ क्या बच गया आयोटा क्यूब। मैं कहा जी वेरी गुड।
अब देखो आयोटा की 11 तो ऐसा ही रहा, ये 1 रहा, ये आयोटा रहा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। तो आयोटा से आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, आयोटा की 11 इंटू में 0, तो आंसर भी कितना आ गया? 0 आ गया। सो इट इज़ अप टू यू कि आप किस तरीके से चीज़ों को सोच सकते हो। मेरे को तो बस छोटी सी चीज़ आती थी, क्या कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। आयोटा क्यूब किसके इक्वल है? माइनस आयोटा के। और आयोटा की 4 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। फिर थोड़ा सा एक्सटेंड किया उसी बात को, तो समझा कि आयोटा की पावर में अगर 4 का कोई भी मल्टीपल है, आयोटा की पावर 400, 4404, मतलब कुछ भी है जो 4 का मल्टीपल अगर आयोटा की पावर में आ गया तो मैटर खत्म है, वहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? अपना 1 आ जाएगा। आ गई समझ में? नहीं आ गई समझ में? चलो भाई शाबाश, आगे चल लेते हैं। अब देखो बेसिकली अपने चैप्टर का नाम तो क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर था, पर मैं तो अभी देख सकते हो आप पूरा इमेजिनरी नंबर्स में ही खो गया हूँ, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम पहुंचे भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार अब कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन कराते हैं आपके साथ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और फिर वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। फिर वो मतलब ऑपरेट कैसे करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, और फिर छोटी मोटी अपनी जो भी प्रॉपर्टी है जिनसे हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है भाई। देखो इधर, शाबाश, छोटी क्लास है आज की, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आज मतलब इस चैप्टर का बिठा देंगे कार्यक्रम, कोई दिक्कत आएगी नहीं अपने को, ठीक है। देखो भाई जरा, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी हम जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो उसको हम z से डिनोट करते हैं। अब ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि सर हमें तो बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डिनोट करते हैं। c से भी लिखते हैं। c से किसको लिखते हैं? उसके सेट को। जैसे मैंने बताया था n क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट, z क्या होता है? इंटीजर्स का सेट, r क्या होता है? रियल नंबर्स का सेट, q रैशनल का सेट। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम क्या बोलते हैं? अपना c से डिनोट करते हैं, ठीक है। पर अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू हमें लिखनी है तो हम लिखेंगे z इक्वल्स टू व्हाट? देखो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये फॉर्म होता है एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अभी तक जो भी नंबर हमने पढ़े, ठीक है, जैसे बचपन में हमने क्या पढ़ा? 3 पढ़ा, 5 पढ़ा, √7 पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा √3.4, या फिर हमने पढ़ा 7/2, या फिर 7.6 बार। ये सब हमने बचपन में नंबर पढ़े, ये सब क्या थे? रियल नंबर थे। फिर अभी पिछले 20-25 मिनट में हमने कैसे नंबर पढ़े? स्क्वायर रूट ऑफ -5, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, या फिर 3 आयोटा, या 7/2 आयोटा। ये सब कैसे नंबर हैं? ये नंबर हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अभी तुम टेंशन मत लो, ठीक है, तुम्हारा भाई एक एक चीज़ समझा देगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये फॉर्म कैसे हुए हैं? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से। व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन? जब हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखो जैसे कोई भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको हम लिखते हैं z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a क्या है? इसका रियल पार्ट है, और b क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट है। आगे बात समझ में या नहीं आ गई? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि रियल था और ये क्या था? इमेजिनरी था। अगर मैं रियल और इमेजिनरी का ही कुछ सिस्टम बना दूं, किस तरीके का? तो देखो रियल और इमेजिनरी को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिख सकता हूं? जैसे कि z1 की वैल्यू में लिख दूं 3 + 3 आयोटा, या फिर लेट से 5 + 3 आयोटा। तो अब ये बेसिकली नंबर एक ही है, पर इसके अंदर रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। कॉम्प्लेक्स मतलब नाम से ही समझ रहे हो कि इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, कि इसके अंदर रियल भी है और इमेजिनरी भी साथ के साथ है। या फिर अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा लिखूँ तो -3 + 2 आयोटा, या फिर कोई तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूँ 4 प्लस या माइनस आयोटा, ठीक है। इसके अंदर इसका इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर Z4 अगर जैसे मैं कुछ भी लिखूँ तो 7/2 प्लस √6 आयोटा। तो रियल कितना है? 7/2 है, इमेजिनरी कितना है? √6 है यहाँ पे।
आगे बात समझ में या नहीं आगे समझ में? इमेजिनरी रूट 6 नहीं है, रूट 6 के साथ जब आयोटा लगा देंगे तब वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। आगे समझ में? तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल हो गए। पर एक चीज और समझो, देखो अभी मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो सुन के तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट इट इज ट्रू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर तो अपने पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर मैं b की वैल्यू क्या कर दूँ, शून्य कर दूँ। कितनी कर दूँ, शून्य कर दूँ। तो आप ये बात समझ रहे हो कि ये भाई चले जाएंगे कहीं और अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, a। आप खुद सोचो, अगर इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर में से ये सब चीज़ मैं हटा दूँ, समझ रहे हो, तो मेरे पास कैसे नंबर बच रहे हैं, 5 - 3 4 7/2। ये समझ रहे हो आप, ये सब तो रियल नंबर्स हैं। तो अगर तो कोई एक अपना ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, हमेशा 0 है, तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्योर रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर रियल बोलते हैं। आगे बात समझ में? पर जरूरी नहीं है ना कि b 0 हो। ठीक है, हो सकता है a 0 हो जाए कभी, है ना। अगर तो a की वैल्यू 0 हो जाए, आप खुद सोचो कि अगर तो मैं a की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दूँ तो ये नंबर कैसे दिखेंगे, 3 आयोटा, 2 आयोटा, आयोटा माइनस रूट 6 आयोटा। तो ये नंबर्स कैसे हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो अगर तो a b 0 हो जाए तो प्योर रियल, a 0 हो जाए तो प्योर इमेजिनरी, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। एग्जाम्पल से बता देता हूँ, जैसे कि अपना कोई प्योर रियल नंबर क्या है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसको मैं लिख दूँ 3, तो ये प्योर रियल है। फिर भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, 3 + 0 आयोटा। या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दूँ 5/2 और फिर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या, 0 आयोटा। अगर प्योर इमेजिनरी की बात करूँ तो इसके अंदर रियल पार्ट 0 रहेगा, यानी कि जैसे 0 - 3 आयोटा, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + √7 आयोटा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या 0 है, रियल पार्ट 0 है, और इसके अंदर क्या 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। आगे बात समझ में? अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि दुनिया में सिर्फ एक ही तरीके के नंबर होते हैं जो कि होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये बात 100% सच हो जाएगी हमारी। किस तरीके से सच हो जाएगी, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। एटलीस्ट अभी के लिए हमारे 11th लेवल पे तो ये बात बिल्कुल सच रहेगी। किस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा समझो। जो हमारे प्योर रियल नंबर जो बचपन में हम पढ़ते थे, एक्चुअल में वो भी क्या थे, कॉम्प्लेक्स नंबर ही थे, बस उसके अंदर फर्क क्या था कि इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट इसका 0 था। फॉर एग्जांपल ये 3 नहीं है, ये 3 + 0 आयोटा है, 5 नहीं है, 5 + 0 आयोटा है, √7 + 0 आयोटा है, √3.4 + 0 आयोटा है। आ रही है बात समझ में आपको, नहीं आ रही बात समझ में? तो हर नंबर क्या होता है, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। अगर तो उस नंबर को बचपन में हम रियल नंबर बोलते थे तो फिर उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट उसका क्या रहता था, 0 रहता था। अभी पिछले कुछ समय में मैंने आपको इमेजिनरी नंबर से इंट्रोड्यूस कराया, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो इमेजिनरी है तो भाई और कुछ नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, इसका बस रियल पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया अपना, है ये भी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने पढ़ा था ना क्या, कि एक पर्टिकुलर टाइप के रैशनल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के रियल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, अपना इंटीजर्स बोलते हैं। वैसे ही एक पर्टिकुलर टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या पर्टिकुलर टाइप, भाई अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो प्योर रियल, और अगर रियल पार्ट 0 हो जाए तो फिर प्योर इमेजिनरी। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में? तो इस तरीके के नंबर हैं तो प्योर रियल प्योर इमेजिनरी हो जाएंगे, और इस तरीके के रियल नंबर हैं तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें रियल का भी कुछ पार्ट है और इमेजिनरी का भी कुछ पार्ट प्रेजेंट है। आगे बात समझ में? अब कुछ सवाल समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल लेट से मैं आपको यहीं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपसे कोई बोले, ठीक है, कि अपने पास लिखा है कि, या चलो ठीक है अभी थोड़ी सी देर में पूछूंगा, ये वाला डिफिकल्ट है हल्का सा। अभी यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे अपने को दिया है क्या, z1 इक्वल्स है 3 + 4 आयोटा के, और z2 इक्वल्स है 1 - 2 आयोटा के। आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बोली गई हैं, एक एक करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। z1 + z2, फिर z1 - z2, या फिर z2 - z1, या फिर z1 × z2, या फिर z2/z1,
या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z1, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं सब समझा दूँगा, या फिर 3Z1 माइनस 2Z2। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए इन लोगों ने हफ्ते को बोला है, तो एक बार कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बेसिकली मैं अलजेब्रा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि किस तरीके से अपने ये जो भी नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एक चीज़ और बोलिए, Z1 का स्क्वायर भी बोला है, ठीक है, और IEFGHI, Z1 का क्यूब निकालोगे क्या, या चलो इसी की पावर 4 निकाल दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, बिल्कुल जैसे नॉर्मल मैथ काम करती थी वैसे ही यहाँ पे इसकी भी मैथ काम करेगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे अगर आपको तो ऐड करना है 3 + 4 आयोटा में क्या ऐड करना है 1 - 2 आयोटा, तो रियल में रियल ऐड कर दो तो कितना हो गया 4, और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कर दो तो कितना हो गया -2 आयोटा। 4 आयोटा प्लस -2 आयोटा तो कितना हो जाएगा -2 आयोटा। सबट्रैक्ट भी बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप सोच रहे हैं बिल्कुल चीज़ें वैसे ही वर्क करेगी। -1 - 2 आयोटा, सो 3 - 1 कितना हो गया 2, और 4 आयोटा माइनस -2 आयोटा, तो ये कितना हो गया 6 आयोटा हो गया। Z2 - Z1, तो 1 - 2 आयोटा -3 + 4 आयोटा, तो 1 - 3 तो -2, -2 - 4 तो -6 आयोटा। Z1 × Z2, सो 3 + 4 आयोटा टाइम्स 1 - 2 आयोटा। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं सो -6 आयोटा, सो ये कितना हुआ 4 आयोटा, और ये कितना हुआ -8 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हुआ 3, सब्ट्रैक्ट कर लो इसे, -2 आयोटा हो जाएगा। फिर मैंने बताया था ना हायर पावर ऑफ आयोटा हमें नहीं पसंद, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा अपना मस्त। ठीक है, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो तो 11 - 2 आयोटा आ गया समझ में। अच्छा भाई, आपकी बार क्या बोला है Z2/Z1, तो Z2/Z1 तो ये कितना है 1 - 2 आयोटा अपॉन में 3 + 4 आयोटा। अब देखो वैसे तो आंसर ये भी सही है, पर मैंने बताया था ना आयोटा को कभी भी डेनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज का खेल खेलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, रैशनलाइज का खेल खेल देते हैं। भाई डिवाइड जैसा क्यों लग रहा है, 3 - 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो a + b a - b, तो ये क्या हो गया a + b a - b, तो ये अपना क्या होगा a² - b², और ऊपर हम नॉर्मल ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 को 3 से करेंगे तो 3, 1 को -4i से करेंगे तो -4i, -6i, और यहाँ पे +8 आयोटा स्क्वायर, तो एक इसके इक्वल होगा 3 - 10 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन में 9, और यहाँ पे 16 आयोटा स्क्वायर, तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -5 - 10 आयोटा, और अपॉन में अगर आप ध्यान दो तो आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये कितना होगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -5/25 -10/25 आयोटा। काटा पीटी मचानी है तो मचा लो, -1/5 -2/5 आयोटा, यानी कि रियल पार्ट कितना है -1/5, और इमेजिनरी पार्ट इस भाई का कितना है -2/5। अगर छोटी मोटी भाई कहीं प्लस माइनस की मेरे से गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ कर देना, आप लोग उसको करेक्ट करके कमेंट्स में मेरे को बता भी देना। ठीक है, बाकी तो मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ भी पा रहे होगे कि बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा है, ऐसा कुछ अलग है नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कि बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जैसे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाता है,
पर देखो एक्चुअल बता देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है जैसे कि कभी भी मैं 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो अल्टीमेटली खैर होता वही है कि अगर ये 3 इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, तो करना वही है रेसिप्रोकल। पर मीनिंग एक्चुअल में क्या है कि किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहे हैं तो मीनिंग ये है कि उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपना मस्त वही रेसिप्रोकल ही करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z1 क्या आ गया, 1/Z1, जो कि क्या होगा 1 में 3 + 4 आया। पर अगेन वही दिमाग खराब वाली बात क्या कि यहाँ पे अपने को क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर में कैसा नंबर आ गया, ये इमेजिनरी आ रहा है थोड़ा सा। तो 3 - 4 आयोटा से ऊपर नीचे का कार्यक्रम बिठा दिया इधर। सो 1 से ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 3 - 4 आयोटा। और अपॉन में देखो अगर तो a + b a - b, हालांकि सेम काम मैंने यहाँ कर रखा है। तो 3 + 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, आखिरी में सॉल्व करके कितना आ जाना है, इसको 25 आ जाना है, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ फिर मैं 25 डायरेक्ट लिख दूंगा, -16 आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 25। अलग अलग के नीचे लिख लेंगे। अच्छा आप एक चीज़ देख रहे हो कि मैं हमेशा रियल को अलग लिख रहा हूँ और इमेजिनरी को अलग लिख रहा हूँ, क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी है ना भाई, वो क्या है, a + आयोटा b की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, a + आयोटा b, जिसके अंदर रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है। कोई ज़्यादा अंग्रेज आपके सामने अगर किसी दिन बनने लगे और आपसे बोले कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो आप कह देना जी a है। अगर आपसे कोई बोले इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, तो आप बोल देना b है। लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। जैसे मेरे से कोई बोलता कि रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना है, तो मैं बोलता कि जी -3 है। तो अगर मेरे से कोई बोलता कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 कितना है, ठीक है, तो मतलब कितना है यहाँ पे, -1 है। आगे समझ में नहीं आ गई, उसका सिर्फ कोफिशिएंट बताना है। जैसे यहाँ से मेरे से कोई पूछे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना है, तो कितना है भाई, 3 है, ठीक है। 3 आयोटा नहीं, 3। आ गया समझ में, नहीं आ गया समझ में, ठीक है। तो ये जस्ट लैंग्वेज है, तो REIM का थोड़ा सा आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ये कौन सी भाषा आ गई, हमारे मास्टर ने तो सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड वगैरह सिखाया था, ठीक है। तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। 3Z1 जो भी है ये 3Z1 - 2Z2, तो 3Z1, तो 3 इंटू में 3 + 4 आयोटा, -2 इंटू में Z2, 1 - 2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 9 + 12 आयोटा, और यहाँ -2 + 4 आयोटा। तो अब देखो रियल में रियल तो 7 हो गया, इमेजिनरी में इमेजिनरी तो 16 आयोटा हो गया, ठीक है। अब जैसे Z1 का स्क्वायर बोल रहा है, तो भी ये कोई मतलब बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है। आपको पता है a + b होल स्क्वायर्ड क्या होता है, a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू में a यानी कि 3 इंटू में 4 आयोटा हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 9 - 16, 3 2 = 6, 4 = 24 आयोटा। सो कितना आ गया, -7 + 24 आयोटा। समझ गए, नहीं समझ गए। अब अगर ये करना है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, z स्क्वायर तो आ ही चुका है, z की पावर 4 क्या है, z स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये z स्क्वायर था, इसका स्क्वायर क्या होगा, z की पावर 4 हो जाएगी। अगर z की क्यूब पूछते तो हम a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते वहाँ पे, वो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। समझ गए भाई साहब। तो यहाँ पे मैंने पूरी आपको अलजेब्रा समझाने की कोशिश करी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली वर्क कैसे करता है, ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। तो जो सब आपको लग रहा था वैसे ही सब कुछ होता है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। एक आधा और एग्जाम्पल आप लेने के लिए बोलो तो और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। जैसे कहीं पर लिखा है, जैसे लेट से 5 आयोटा स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे लिखा है 3/25 आयोटा की पावर लेट से 8 लिखा है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, सर 5 से 25 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं भाई। तो ये कितना होगा, 3/5, तो ये नॉर्मल हो गया, 3 ये एज इट इज आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, आयोटा की इंटू में 1 में आयोटा की पावर 6 हो गया। अब 3/5 आयोटा की पावर 6 को कैसे टैकल करोगे, आयोटा की 4 इंटू में आयोटा स्क्वायर, तो ये 1 होता है, ये -1 होता है, तो बस माइनस का एक 1 बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो आप सोचते हो ना वही यहाँ पर होता भी है। अगर जैसे कोई मेरे से किसी दिन पूछे 1 में 1 + आयोटा
-1 बाय में 1 माइनस आयोटा किसके इक्वल है। तो इसके अंदर भी अगर ये नॉर्मल मैथ होती तो आप कैसे करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते, यही काम करते, फिर इस भाई को इधर मल्टीप्लाई कर देते और इस भाई को इधर मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे भी यही होगा, 1 से 1 कट गया, ऊपर हो गया -2 आयोटा और नीचे की तरफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो -2 आयोटा अपॉन में 1 और इसका भी 1, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया माइनस आयोटा आ गया, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल। समझ रहे हो, मतलब कुछ भी इसके अलजेब्रा में तो डिफरेंट एटलीस्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, मैंने नॉर्मल आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया, ठीक है, रियल और इमेजिनरी को हमने जोड़ा तो क्या बना, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर अपना बन गया, ठीक है। अच्छा भाई, हमने ये भी सीख लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्क्वायर क्यूब, ये सब सीख लिया। फिर ये एलसीएम वगैरह जो भी है ये सब भी हमने सीख लिया। अब अपने को 2 टर्म्स और सीखनी है, एक को बोलते हैं मॉड्यूलस, और दूसरे को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। अच्छा चलो आर्ग्यूमेंट छोड़ो, आर्ग्यूमेंट का अपने को कोई इतना काम नहीं है, आप सीखो कॉन्जुगेट सीख लो, कॉन्जुगेट। अच्छा भाई, तो मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट हैं क्या क्या, सबसे पहले तो इनका सिंबल देख लेते हैं। तो मॉड का सिंबल होता है इस तरीके से, 2 डंडे लगा देता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं मॉड, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने रिलेशन फंक्शन पढ़ रखा है तो वहाँ पे मैंने मॉड का मतलब आपको बताया था कि जो नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे, ठीक है, उसी को मॉड बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी उसका सिमिलर ही मीनिंग था। अब यहाँ पे बस नेगेटिव पॉजिटिव की सेंस में नहीं होगा, मैं उससे रिलेट करके भी आपको बताता हूँ ये, ठीक है। और कॉन्जुगेट का होता है सिंबल इस तरीके से, ऊपर हम बार लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, मॉडुलस और कॉन्जुगेट में आपको समझाऊं उससे पहले हमें समझना होगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफिकली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर थोड़े दिनों बाद देख रहे हो आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया तो पूरा अपना फेस्टिवल का ही देश है, तो कोई ना कोई फेस्टिवल आ ही रहा होगा, तो हैप्पी दैट फेस्टिवल। ओके गाइस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पता नहीं अभी तो क्या बोलते हैं, ये पूरे फेस्टिवल सीज़न में इंडिया की इकॉनमी भी बूस्टअप हो जाती है क्योंकि लोग ज़्यादा रुपया बाहर निकालते हैं। पढ़ रहा था मैं कहीं, तो फेस्टिवल का और भी इम्पोर्टेंस है, ऐसा ही नहीं है। और ऑफ कोर्स खुशियाँ तो भाई होती है फेस्टिवल में, ठीक है ना, कि कनेक्ट कर सकते हैं सब लोगों के साथ, अपना मिल लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोग एक दूसरे से, क्यों, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब जैसे कि आपको याद होगा कि अपने को रियल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन ही सिर्फ लगती थी, क्यों, क्योंकि रियल नंबर 2 ही हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो हम क्या कहते हैं भाई, ये 0, इसके राइट में जो भी पॉजिटिव, लेफ्ट में जो भी नेगेटिव रियल नंबर होंगे हमारे, ठीक है। अब इस पे हम 1, 2, 3 ये तो बचपन में प्लॉट करते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो 0.5 या फिर 2.2, फिर और बड़े हुए तो भाई √2, इस तरीके से वो सब काम भी हमने करने सीख लिए। तो नंबर लाइन पे हम सब कुछ प्लॉट कर सकते हैं, सब कुछ नहीं, सॉरी, रियल नंबर्स प्लॉट कर सकते हैं। पर कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए जो हमारे को लगता है, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन यूलर प्लेन की तरह ही होता है, जो आपने नॉर्मल कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा होगा उसी की तरह, ठीक है। और इसका एक और नाम भी है आर्गेंट प्लेन, ठीक है। वर्क तो लगभग मेरे हिसाब से वैसे ही करता है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये है कि अगर हम डीप एनालिसिस में जाएं तब थोड़ा ज़्यादा अंतर समझ पाएंगे, अभी के लिए तो तुम सेम भी समझ लोगे तो कोई ऐसा दुख नहीं है, ठीक है। अब देखो, जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है इसको हम बोलते हैं रियल एक्सेस, और जो वर्टिकल एक्सेस है इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। इमेजिनरी एक्सेस इसको हम बोलते हैं। अब अगर अपने को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे प्लॉट करना है, लेट से वो कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + i/b, तो इसका रियल पार्ट क्या है, a,
तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई रियल पार्ट ए कहाँ पर है जी, यहाँ पर है। फिर हम देखेंगे इमेजिनरी पार्ट बी, इमेजिनरी पार्ट बी कहाँ पर है जी, यहाँ पे। तो रियल ए इमेजिनरी बी, तो ये हमारा क्या आ गया, z इज इक्वल्स टू ए प्लस आर। जैसे बेसिकली ए कॉमा बी को हम प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे, वैसे इसको प्लॉट कर देंगे। लेट्स से अब की बार अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं थोड़ा एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, लेट्स से जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा है, लेट्स से, है ना। तो 3 इस पे यहीं कहीं होगा, लेट्स से ये 3 है, ठीक है। ये नंबर क्या है, 3,0 है, ठीक है। और फिर -4, तो -4 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो ये क्या है, -4 है, तो ये क्या है, 0, -4। तो अगर मैं देखूं कि अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा। तो ये बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप भी समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेट प्लेन पे जैसे हम पॉइंट्स प्लॉट करते थे, वैसे ही हम जो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसके ऊपर क्या प्लॉट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट कर रहे हैं। बस वहाँ में और यहाँ में एक ही अंतर है कि जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, ठीक है, पॉइंट प्लॉट कर रहे होते थे तो हम एक ही बारी में 2 पॉइंट प्लॉट कर पाते थे। जैसे कि अगर ये होता तो इसको बोलते हैं 3,-4, तो वो 2 नंबर है, 2 पॉइंट नहीं, सॉरी 2 नंबर है, एक 3 है और एक -4 है, जिसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4 है। तो दो वैल्यूज है, बेसिकली 2 रियल नंबर की वैल्यूज है। यहाँ पे एक ही नंबर है, ये पूरा का मिला के एक नंबर है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लाइन नहीं, यानी कि 1 डायमेंशन नहीं चाहिए, अपने को 2 डायमेंशनल प्लेन चाहिए, जिसके अंदर हम उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट एट द सेम टाइम दिखा सके। आगे समझ में, नहीं आगे समझ में, चलूँ फिर आगे, सॉरी पीछे यहाँ पर। तो ये तो हमने समझ लिया कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अपने ये ग्राफ के ऊपर दिखा सकते हैं। अब मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट का क्या क्या मतलब है, एक एक करके समझते हैं। मॉडुलस हमें बताता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जब हमने मॉडुलस रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था तो मैंने कहा था कि भाई 3 का मॉड क्या है, 3 है, और -3 का मॉड भी क्या है, 3 है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये मतलब जो अपना 0 है उससे डिस्टेंस बता रहा था, यहाँ से 3 का डिस्टेंस कितना है, 3 है, और -3 का डिस्टेंस भी कितना है, 3 ही है। तो ये भी डिस्टेंस ही बताता था वहाँ पर। और डिस्टेंस का मतलब जो अपना साइन होता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। उसकी डायरेक्शन सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव कभी भी आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए ही आता है। जैसे कोई बोलेगा कि भाई मेरी तो प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मेरी तो मतलब उल्टे दिन चल रहा है, तो वो बेसिकली नेगेटिव हो गया। कि भाई कोई बोले कि भाई -5,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब 5,000 का लॉस करा लिया भाई ने, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब तो हमेशा ही किससे, डायरेक्शन से। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये बताता है, और ये क्या बताता है ये भी देख लेते हैं। ये बताता है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, ये बताता है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। वो अब कैसे करता है, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, ये अपना कोई भी अपना ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेता हूँ। थोड़ा सा छोटे में बताना होगा, क्योंकि बस छोटे में बताना होगा, क्योंकि कुछ नहीं, अरे प्रॉपर्टी लिखवानी है उधर, इसलिए। देखो इधर, अब जैसे कि अपना कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। और मैं इसका मॉड निकालने के चक्रों में हूं, तो मैंने कहा भाई ये a है, ये a हो गया, और ये क्या हो गया अपना b हो गया। तो अब आप खुद ही बताओ, मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, और अगर मैं इसके मॉड की बात करूँ तो मॉड का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि मैं इस डिस्टेंस के चक्रों में हूँ। समझ गए बात या नहीं समझ गए? अब देखो निकालेंगे कैसे, आप खुद ही बताओ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये डिस्टेंस a है तो आप एग्री करोगे? बिल्कुल एग्री करोगे।
अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये डिस्टेंस भाई b है, तो इस डिस्टेंस b के लिए भी आप एग्री करोगे? बिल्कुल आप एग्री करोगे। आप खुद अपनी 5% बुद्धि का इस्तेमाल करके मेरे को बता दो, अगर ये a है और ये b है तो क्या ये भी b है? ये भी b है। और अगर ये a है ये b है, क्या ये z मॉड पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट किया जा सकता है? और अगर मैं यहाँ पे इसको पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करूंगा तो क्या बोलूँगा? z के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस क्या है? b है ना, ये हाइट और ये हाइट सेम है, प्लस b का स्क्वायर। तो z का मॉड किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अब कई बच्चे मेरे से बोलेंगे कि सर प्लस माइनस लगाओ। भाई मॉड हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव। आगे बात समझ में, बच्चों वाली बात मैं यहाँ पे से हटा रहा हूँ। अगर z ये था तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे समझ में? नहीं आगे समझ में? ओके रिपोर्ट है ना, शाबाश। और देखो क्या देखोगे, अब बात किसकी है कि कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाए। अगेन अपना वही नंबर है a प्लस आयोटा b, तो a यहाँ हो गया और b यहाँ हो गया, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर z यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसकी वैल्यू क्या है? a प्लस आयोटा b है। अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अंदर लेता हूँ तो आप समझ पा रहे हैं कि इस तरीके से मेरे को नीचे आना होगा और इसका रिफ्लेक्शन कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। समझ रहे हो आप? इस बात को नहीं समझ रहे कि भाई लेफ्ट राइट तो कुछ भी नहीं हुआ, पर अगर ऊपर की तरफ b था तो नीचे की तरफ क्या हो रहा है? माइनस b हो रहा है। तो किसी भी चीज़ का अगर मैं कॉन्जुगेट करता हूँ तो बेसिकली आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं z बार का करूँगा तो वापस से z भी आ जाएगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? वापस ऊपर होगा। समझ गए? इतना मीनिंग के साथ हम लोगों को एक एक चीज़ को समझ लेना है यहाँ पे, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ कि भाई z ये था तो z बार ये है, तो सॉरी z मॉड ये है, तो z कॉन्जुगेट क्या है? a माइनस आयोटा b, ठीक है? एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से 3 प्लस 4 आयोटा। तो अगर मेरे को इसका मॉड कैलकुलेट करना है तो मॉड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अभी कई बच्चे क्या गलती करेंगे? 4 आयोटा का स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, b है क्या? कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, आयोटा के जो साथ लिखा हुआ है उसका आपने स्क्वायर करना है, आयोटा का नहीं करना। करा है क्या मैंने यहाँ आयोटा का स्क्वायर? नहीं, सिर्फ a का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 16 कितना आ गया? यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है? समझ गए? नहीं समझ गए? फिर अगर z1 का बार कैलकुलेट करना हो तो ये भी आसान है, कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। और ले लो एग्जाम्पल, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, ये है लेट से 2 माइनस आयोटा है, ठीक है? तो अगर मैं इसका मॉड करूँगा तो मॉड क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। फिर अगर मैं z2 का बार करता हूँ तो अब की बार भी आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। 2 माइनस आयोटा से क्या बन गया? वो 2 प्लस आयोटा बन गया, ठीक है या नहीं है? ठीक समझ रहे हो कि मीनिंग क्या है मॉड का? अच्छा ये सब ठीक है, पर अभी के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कोर्स प्रोस्पेक्टिव से, तो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनकी प्रॉपर्टीज़। कैसे? थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है? और फिर हम जो मैंने 10 क्वेश्चंस लिख के रखे हैं इनकी तरफ चलेंगे, जल्दी जल्दी इनको निपटा देंगे, ठीक है? ये जो भी मैंने 10 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, देख रहे हो? सब जो भी क्वेश्चन से तुम्हें डर लगता है सब तुम्हारे भाई ने पहले ही लिख दिया, ठीक है? देखो इधर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। देखो नंबर 1 पे अगर मैं मॉड की प्रॉपर्टी की बात करूँ तो मॉड की प्रॉपर्टी पहली तो यही है कि अगर ये अंदर घुस जाता है, जैसे दो चीज़ मल्टीप्लाई में है तो पहले और मॉड लगा दिया तो दोनों का मॉड अलग अलग कर सकते हैं। डिवाइड में है तो भी दोनों का मॉड अलग अलग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मस्त बिल्कुल। किसी चीज़ की बाई चांस पावर हो गई कुछ, जैसे कि बोल रहा है कोई मेरे को कि भाई z1 की पावर n है और इसका मॉड करना है, तो आप कहोगे कि मैं पहले मॉड करूँगा फिर पावर n करूँगा, ठीक है? इस बात का क्या मीनिंग है ये भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। हैंड राइटिंग है टेढ़ी हो जाती है आजकल, पता नहीं।
भाई साहब, Z1 इंटू में Z2 का मॉड इज इक्वल्स टू Z1 मॉड Z2 मॉड, Z1 अपॉन Z2 का मॉड इज इक्वल्स टू Z1 मॉड ओवर Z2 मॉड, और Z की पावर n का मॉड इज इक्वल्स टू Z मॉड की पावर n। फाइन, क्या मीनिंग है अभी मैं वो समझा देता हूँ, ठीक है। पावर के बेसिकली अंदर घुस जाता है, मीनिंग यही है, पावर के अंदर घुस जाता है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, ऐड सब्ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ऐड सब्ट्रैक्ट में मॉड नहीं जाएगा भाई, ये हर किसी में जाएगा। Z1 Z2 का बार हो रखा है तो Z1 बार Z2 बार, कोई टेंशन नहीं है भाई को। Z1 ओवर Z2 का होल बार हो रखा है तो इंडिविजुअल पे बार दे देगा, Z1 बार Z2 बार। फिर अगर Z1 प्लस माइनस Z2 है कोई दिक्कत नहीं है अभी भी, और अगर होल पे बार है तो भी इंडिविजुअल पे दे देगा, Z1 प्लस माइनस Z2 इंडिविजुअल्स पे बार आ जाएगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी याद रखना, अगर कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। देखो एक काम तो आप कर चुके हो, आपने बस ध्यान नहीं दिया, कैसे मैं बताता हूँ। देखो इधर यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी कैलकुलेशन बताई थी। अब यहाँ पे देखो आप, ये कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ऑफ कोर्स इसका बार है, इन दोनों को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। यही मैंने प्रॉपर्टी में भी बताया कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके बार से मल्टीप्लाई करते हो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या आएगा, उसके मॉड का स्क्वायर आएगा। इसका मॉड क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, समझ रहे हो। इसका मॉड होगा क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, यही होगा ना इसका मॉड, समझ रहे हो। अब मैं बोल रहा हूँ इसी का स्क्वायर आ जाएगा बस, तो क्या आएगा आंसर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखो वही यहाँ 25 लिखा हुआ है, पहले भी वही 25 लिखा हुआ था। आगे समझ में नहीं, आगे समझ में नहीं भी आई तो कोई टेंशन नहीं है, अभी मैं सब समझा दूंगा। अब ये प्रॉपर्टीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जो मॉड है वो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में और पावर में अंदर घुस सकता है, ये कहीं भी अंदर घुस सकता है, प्लस माइनस में भी घुस सकता है, और एक ही ऑफ कोर्स ये एक क्वेश्चन में यूज़ होगी, जो वो बीटा वाला क्वेश्चन है उसके अंदर थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी भी अपनी यूज़ हो रही है, ठीक है। चलो भाई अब एक एक करके क्वेश्चन निपटा लेते हैं, ठीक है। और करने के तरीके अलग अलग हैं सब बंदों के, ठीक है। ये जैसे यही क्वेश्चन है, इसको मैं 3 तरीक़ों से तो आराम से कर ही दूंगा, कम से कम 3 से ज़्यादा से भी कर दूंगा, पर फिर वही है कि उतना अपने को करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। देखो भाई हरे रंग से करेंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान देंगे, देखो कभी भी आपको इस तरीके से अगर लिखा दिख रहा है ना, दिस स्क्वायर प्लस दैट स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स प्लस, तो आप ये समझना कि ऐसा कार्यक्रम तो आपको मॉड में ही देखने के लिए मिलता था, ठीक है। ऐसा कार्यक्रम कहाँ देखने के लिए मिलता था, आपको मॉड में देखने के लिए मिलता था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉड करना है दोनों तरफ। देखो अगर आप मॉड करोगे तो क्या कर सकते हो, जैसे कि x प्लस आयोटा वाई का मॉड, और यहाँ पे a प्लस आयोटा b का मॉड, यही होगा दोनों तरफ मॉड करने से, यही होगा। अब इसका मॉड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कई बच्चे फिर आयोटा वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, नहीं करना, सिर्फ x का स्क्वायर और जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। देखो यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर मैटर डिवाइड में और आपने मॉड लगा दिया तो वो इंडिविजुअल पे जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ, और ये क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। हालांकि माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर भी बी स्क्वायर ही होता है, तो ये दोनों सेम टू सेम चीज़ लिखी हुई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 1। कभी भी इस तरीके से समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर दिखता है, समझ जाना कि मॉड का ही क्वेश्चन है। और तरीकों से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि लेट से आपने दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया, दोनों तरफ आपने कॉन्जुगेट ले लिया, तो मैंने बताया था अगर होल पे कॉन्जुगेट है तो वो मतलब डिवाइड में भी ट्रैवल कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कितना होगा, x माइनस आयोटा वाई होगा, और ये कितना होगा, a माइनस आयोटा बी हो जाएगा, नीचे वाला a प्लस आयोटा बी हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों भाइयों को मल्टीप्लाई कर दो, इस भाई को और इस भाई को, तो देखो क्या आएगा, x प्लस आयोटा वाई इंटू में x माइनस आयोटा वाई,
उधर क्या है a प्लस आयोटा बी ओवर a माइनस आयोटा बी, और यहाँ पे क्या है a माइनस आयोटा बी ओवर a प्लस आयोटा बी। ये भाई इस भाई से कैंसिल, ये भाई इस भाई से कैंसिल। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये z लिखा है, z बार लिखा है, तो z मॉड स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसे, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, पर कोई नहीं, अगर आपको कष्ट है तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूँ। आयोटा का स्क्वायर -1 है, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये इस तरीके से भी आप आप निकाल सकते हो। अपने ऊपर है कि मतलब किस तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं। एज सच कोई रूल नहीं है कि भाई ये ऐसे ही सॉल्व करना है या ऐसे ही नहीं करना है, ठीक है। और भी कर सकते हो आप कि दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ और फिर कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, उन दोनों का जब आप स्क्वायर करोगे और सम करोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अभी करके दिखाऊंगा वैसे भी 1-2 सवाल, ठीक है। अब देखो अगेन मेरे को तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोबारा दिख रहा है, तो मन वही कर रहा है कि जी मॉड लो दोनों तरफ, तो ले लेते हैं। देखो तो x माइनस आयोटा वाई का मॉड, और यहाँ पे मॉड किसका, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ मैटर है उसका। इधर तो हो जाएगा अपना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मस्त, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि रूट के ऊपर मॉड है तो बेसिकली मॉड अंदर घुस जाएगा। देखो मैंने प्रॉपर्टीज में लिखवाया भी आपको कि मॉड पावर के अंदर घुस जाता है, पावर बाहर आ गई, देखो n बाहर आ गया और मॉड अंदर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी पावर बाहर आ जाएगी और मॉड अंदर चले जाएगा। ये रूट से रूट हटा देंगे, कोई बोलेगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हाँ तो भाई वही मेरा भी वही मतलब है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड इसका है पूरे का, तो इसको इंडिविजुअल पे डाल देते हैं, समझ रहे हैं आप, सॉरी। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मॉड क्या होगा, रूट ऑफ जो भी लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मॉड क्या होगा, रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वही वो अपने को प्रूफ करने के लिए बोला, समझ गए। तो मतलब लाइफ इज वेरी इजी, इट इज हाउ यू आर लुकिंग एट इट। आंसर लिखने लग गया मैं भी आजकल सॉल्यूशन की वजह। यहाँ पे भी देखो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली रीज़न की वजह से लिखा है, पर क्या रीज़न है मैं बताता हूँ। देखो इधर थोड़ा ध्यान देंगे भैया, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1। लग रहा है मेरे को 1 घंटा तो हो गया होगा पढ़ाते हुए। 1 घंटा बताऊँ, गैस कर दूँ, 1 घंटा 8 मिनट, लेट्स गो। 1 घंटा 2 मिनट हुआ, सॉरी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यार देखते हैं। तो वही मैंने हिंट से गैस कर लिया कि यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मैं इंडिविजुअल पे दे सकता हूँ इसको। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो नीचे वाला कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, समझ रहे हो। जैसे कि किसी दिन मैं आपसे पूछूं कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3, इसका मॉड क्या होगा, आप कहोगे ये तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लग रहा। ये कॉम्प्लेक्स ही है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 + 0 आयोटा है, समझ रहे हो। पर अगर आप इसका मॉड करने जाओगे ना, तो ये आएगा क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि 9, यानी कि 3 ही आ जाएगा। जो पहले था ना वही चीज़ क्या उसका मॉड है। बस आपको मेक श्योर करना वो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो अगर कोई भी रियल नंबर है, जैसे 3 है, तो 3 का मॉड क्या होगा, 3 हो जाएगा। -3 का क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब अगर इसको आप ग्राफिकली देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, मतलब ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। देखो अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताता हूं जिसकी वैल्यू है लेट से -5, तो ये कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है, 5 है, तो इसका मॉड कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लेट से 5 आयोटा भी लिख दूं तो भी फर्क नहीं पड़ता, 5 आयोटा कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, इसका भी 5 है, बात समझ रहे हो। तो इसका मॉड भी कितना आएगा, 5 आएगा। मेन चीज़ आपको मतलब डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है यार। मैं अपने लेक्चर्स को बहुत कंसाइजली और प्रिसाइजली यहाँ पे आपको चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, उसमें पहले ही मैं बहुत काट छाट करके लेके आया हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। इसको आप स्किप मत करो। नंबर 1 चीज़ ये,
अब अगर आप सेकंड टाइम देख रहे हो तो पहली बात तो सेकंड टाइम देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। फिर भी अगर सेकंड टाइम देख रहे हो तो भी आप पेन पेपर लेके बैठो और मेरे से फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, तब जाके यार कुछ बात बनेगी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, तो मैं मेनली ये बता रहा था कि अगर कोई नंबर रियल होता है ना तो उसका मॉड वो खुद ही हो जाता है। अब ये रियल नंबर है, अगर आप बोलोगे ना कि ये रियल कहाँ से हो गया, तो 2x² + 1 + 0 आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसका मॉड करने भी जाओगे तो वो क्या होगा, 2x² + 1 का होल स्क्वायर + 0 का स्क्वायर। तो अब 0 का स्क्वायर क्या, कुछ नहीं है, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो वही सेम चीज़ आ जाएगी, समझ लो। कई बच्चे क्या करेंगे, इसे 4x⁴ + 1 का रूट हंड्रेड, वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये इसका मॉड क्या है, यही खुद ही है। ऊपर ये पावर के अंदर चले जाएगा, तो x + आयोटा पावर के अंदर चला गया, स्क्वायर बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे √a² + b², यहाँ पे क्या होगा, √x² + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज। यहाँ स्क्वायर से रूट हटा दो एक। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो a² + b² = x² + 1 का भी होल स्क्वायर आ जाएगा एक, और नीचे वाले भाई का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ गया, नहीं समझ गया? वही हमें उधर प्रूफ करना था, ठीक है। तो आप चीज़ों को ध्यान से समझो, कोई रटो मत कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर का रूट अंडर ना, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर का रूट अंडर, और वो भी इमेजिनरी में सिर्फ उसका कोफिशिएंट लेना, आयोटा को काउंट नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे ये सवाल है, इसके अंदर देखो x² - y² है, तो इसमें अब मैं मॉड वाला कार्यक्रम नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं कुछ भी जुगाड़ नहीं लगा पा रहा, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तरीके से चलेंगे यार अपना, ठीक है। तो नॉर्मल तरीका क्या है कि भाई ये कुछ हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना, मैं uv की वैल्यू निकालूंगा और इसमें डाल दूंगा, ठीक है, और वो आना ही चाहिए क्योंकि xy के टर्म्स में है, तो xy दुख नहीं दे रहे, दुख दे रहे हैं uv, क्योंकि राइट साइड में uv नहीं है, तो मैं uv की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। देखो कैसे निकालेंगे, ये होल क्यूब खोलते हैं, तो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट्स a + b, है ना। यहाँ पे देखो a³ आयोटा³ y³, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3xy² आयोटा स्क्वायर। आयोटा का क्यूब क्या होता है भाई, माइनस आयोटा होता है। यहाँ पे तो चलो आयोटा ही है तो कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है भाई, -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। अच्छा भाई, अब इसके अंदर देखो, अगर आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो तभी कंपेयर कर पाओगे, जैसे अगर किसी दिन मैं लिख दूँ x + आयोटा y जो है ये 3 + 4 आयोटा के इक्वल है, तो आप 2 मिनट में बता दोगे सर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 4 है। कैसे, आपने रियल को रियल से कंपेयर कर लिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर लिया, पर उसके लिए कंपेरेबल फॉर्मेट में तो हो। उधर तो u + आयोटा v है, बहुत सुंदर दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा सुंदर, यहाँ बहुत बेकार दिख रहा है। तो इसके अंदर रियल वाले पार्ट को एक तरफ करा मैंने, और अगर इन दोनों में से मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो ये क्या आएगा, -y³ + 3x² y = u + आयोटा v। यही कार्यक्रम चल रहा है, बस मैंने इसमें होल क्यूब खोल दिया था। अब देखो, अगर आप कंपेयर करो तो आप बोल सकते हो सर रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपके पास अगर u और v की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो यहाँ से एक बार लिख देता हूँ मैं, u किसके इक्वल होगा, x³ - 3xy² और v किसके इक्वल होगा यहाँ से, -y³ + 3x²y, ठीक है। अब वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो u की जगह क्या पुट करूँगा, x³ - 3xy² अपॉन x। कई बच्चे क्या होंगे, यहाँ पे कॉमन x निकाल के उधर से हटा देंगे, वो स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है, उनका और फास्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे -y³ + 3xy अपॉन में y पुट कर दी मैंने वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। देखो x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, x² - 3y² अपॉन में x। यहाँ पे से y या -y जो मन करे कॉमन ले लो, -y² + 3x² अपॉन में y से y, x से x हटाओ, ठीक है। क्या बचा, x² - 3y²
माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x²। तो ये मैटर कितना हो गया, 4x² का मैटर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 4y² का मैटर हो गया। 4 अगर कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया, x² माइनस y² हो गया। यही अपने को प्रूव करना था। समझे नहीं समझे? शाबाश। चले आगे। हाँ भाई, लेट्स गो आगे। देखो भाई क्या बोल रहे हैं सब। देखो इस क्वेश्चन का नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। देखो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, क्या, z इंटू में z बार इज उसके मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके बार से मल्टीप्लाई करूं तो मॉड का स्क्वायर आंसर में हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करेंगे। क्या, देखो इसका हमें मॉड चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको z के इक्वल मान लेता हूँ। लेट z इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब अगर मैं z को z के बार के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर में क्या आएगा, उसके मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। हमें सिर्फ मॉड चाहिए बोल दो, पर आंसर में मॉड का स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। ध्यान से समझना, अगर z ये है तो z बार क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बार लगाऊं तो इंडिविजुअल्स पे बार आ जाएंगे। यहाँ पे बार, यहाँ पे बार, 1 का तो कुछ नहीं होगा, रियल है वो, बार पे बार। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर बार पे बार है तो बार कैंसिल हो जाएगा। क्यों, देखो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ है, यहाँ। अब इस पे मैं दोबारा बार लगा दूं तो कहाँ जाएगा, वापस वहीं पे आ जाएगा। तो बार पे अगर बार दोबारा आ रहा है तो फिर वो बार क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा बार हो गया। अब मैं सिंपली इतनी बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं z को उसके बार से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा टाइम्स बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा बार। और यहाँ पे मेरे को क्या आ जाएगा, z मॉड स्क्वायर आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी, क्योंकि z इंटू में z बार किसके इक्वल है, z मॉड के स्क्वायर के इक्वल है। मैंने कॉन्जुगेट मॉड की प्रॉपर्टी जहाँ लिखाई है, एक बार आप चेक कर लो। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, z मॉड के स्क्वायर। और z क्या है, ये यानी कि इसके मॉड का स्क्वायर आ जाएगा, इसके मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। मेरे को इसके मॉड का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, पर इसका मॉड चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं उधर रूट करके एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, तो z ये था, z बार ये था। तो z को जब मैं z बार से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, z को जब मैं z बार से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो z मॉड का स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, z क्या है, यही है, तो इसी के मॉड का स्क्वायर आ जा रहा है। तो मॉड का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, सिर्फ मॉड चाहिए, तो वो बाद में रूट करके निकाल लेंगे। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा बार, 1 से करा अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार, सॉरी अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा बार बीटा बीटा बार। ठीक है, इतना आ गया समझ में। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन है, एक बार आप करके देख लेना, वही करा। एक बार 1 को इससे, 1 को इससे, फिर अल्फा बार बीटा को एक बार इससे, एक बार इससे। ठीक है, अब देखो बीटा इंटू में बीटा बार किसके इक्वल होगा, जैसे z इंटू में z बार z मॉड स्क्वायर हो गया, तो बीटा इंटू में बीटा बार क्या होगा, बीटा मॉड स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अल्फा मॉड स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा मॉड स्क्वायर बीटा मॉड स्क्वायर। ठीक है, तो बीटा का मॉड कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये कितना हुआ 1 बीटा अल्फा बार अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा के मॉड का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, बीटा का मॉड 1 है तो अल्फा के मॉड का स्क्वायर। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर और नीचे वाले सेम थे, तो z के मॉड का स्क्वायर बेसिकली कितना आ गया, 1 आ गया, तो z मॉड भी कितना आ गया, इस हिसाब से 1 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में जरूर दिखेगा आपको। ठीक है, आ गया समझ में। अब आप कहोगे सर ये तो z मॉड निकाल दिया, भाई z इसी को ही तो माना था, इसी का ही तो मॉड चाहिए था अपने को। ठीक है, चलूँ आगे, शाबाश।
ये सब अब इजी क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। 4-5 सवाल और बचे हैं, 10 मिनट की बात है, सारा कार्यक्रम अभी हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखो ये दिया है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर m है, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इंटीग्रल मतलब इंटीजर की वैल्यू होनी चाहिए। इंटीजर समझते हो, 1 2 3 4 -1 -2 -3 पर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव नहीं हो सकता। और लीस्ट मतलब सबसे छोटा ऐसा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रैशनलाइज कर लेता हूँ इसे, 2 आना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लेता हूँ मैं 2 कैसे आएगा, कैसी बात कर दी मैंने भी। तो ऊपर हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे की तरफ z इंटू में z बार है, तो z मॉड स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, पर कोई नहीं, मैं a प्लस बी ए माइनस बी लगा देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर m किसके इक्वल है 1। तो ऊपर हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में 1 प्लस 1 की पावर m कितना 1। सो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 2 की पावर m किसके इक्वल 1। सो 1 से 1 कैंसिल, अब 2 आयोटा अपॉन में 2 की पावर m किसके इक्वल 1। सो आयोटा की पावर m 1, तो m की सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि आयोटा की पावर 4 ही कितना होता है 1 होता है। 8 भी 1 होता है वैसे तो, ठीक है, आयोटा की पावर -4 भी 1 होता है, पर सबसे पहली बात तो पॉजिटिव चाहिए, तो -4 वैसे ही भूल जाओ। फिर 0 भी नहीं हो सकता, कई बच्चे 0 सोचेंगे, 0 पॉजिटिव नहीं है भाई, 0 0 है। ठीक है, 3 तरीके के नंबर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव चाहिए था, फिर इंटीजर भी होना चाहिए, तो 4 हो गया। ठीक है, आगे चल लेते हैं। रियल नंबर x एंड y निकालने हैं, रियल नंबर x एंड y इफ दिस इज द, ये जो है ये कॉन्जुगेट है किसका, इसका। तो एक बार ये है क्या, ये, और ये कॉन्जुगेट किसका है, इसका है। तो मैं एक काम करता हूं, चाहे तो इसका कॉन्जुगेट दोबारा कर दो तो वापस वही आ जाएगा, या फिर आप इसका कॉन्जुगेट कर दो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -6 + 24 आयोटा। तो ये क्या था, इसका कॉन्जुगेट था, तो मैंने इसका भी कॉन्जुगेट कर दिया, इसका कॉन्जुगेट ही तो है वो, तो मैंने इसका कॉन्जुगेट कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों अब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। वो क्या है, इसका कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट एक्चुअल में कितना है -6 + 24 आयोटा, वो मैंने कर दिया। अब जस्ट कंपेयर करना है, वो कोई ज़्यादा अब इस सवाल में दम नहीं है। और ये कितना है -5y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। सो 3x प्लस आयोटा कॉमन ले लो, 5x - 3y और यहाँ पर क्या है आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये कितना हुआ 5y इज इक्वल्स टू -6 + 24 आयोटा। अब थोड़ा सा और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, 3x + 5y किसके इक्वल हुआ, 3x + 5y प्लस 5x - 3y और यहाँ पे क्या है आयोटा है, ये किसके इक्वल हुआ -6 + 24 आयोटा। कंपेयर करोगे तो बोलोगे सर 3x + 5y किसके इक्वल है -6 के, और 5x - 3y किसके इक्वल है 24 के। अब आप वही सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन करके x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आ गया समझ में, मेन चीज़ है पहली लाइन। ठीक है, और उसके बाद भी ऑफ कोर्स मेन ही है, क्योंकि सिंप्लीफाई करके कंपेयर भी कर रहा है। रियल किसके इक्वल हुआ, रियल के इक्वल हुआ, एंड देन इमेजिनरी किसके इक्वल हुआ, इमेजिनरी के इक्वल हो गया। ठीक है, चलो आगे। फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस थिंग। तो 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 क्या है कि आप इसको पूरे को सॉल्व करो एंड देन उसका कॉन्जुगेट कर दो। तरीका नंबर 2 है कॉन्जुगेट अभी कर दो, आप सारी टर्म्स को उल्टा करके लिख दो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। 3 + 2 आयोटा इंटू में 2 - 3 आयोटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा और यहाँ पे 2 + आयोटा। अब आंसर आ चुका है, यही आंसर, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट पूछा था, कॉन्जुगेट मैंने कर दिया, हर चीज़ का साइन मैंने रिवर्स कर दिया, हर चीज़ का नहीं सॉरी, आयोटा वाली सारी टर्म्स का मैंने साइन रिवर्स कर दिया। बस देर किस बात की है कि आप इसे सिंप्लीफाई कितना जल्दी करते हैं। तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा और यहाँ पे -6 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 2 + आयोटा -4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है,
आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना -5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, सो 2 -3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये क्या प्लस है, तो ये कितना हुआ 12 -5 आयोटा, और अपॉन में यहाँ कितना हुआ 4 -3 आयोटा। पर फिर वही बात है, आंसर तो ये भी सही है, पर दिक्कत क्या है इसके अंदर कि आपको इसको रैशनलाइज करना चाहिए। तो ये कितना होगा 4 + 3 आयोटा, और यहाँ भी क्या होगा 4 + 3 आयोटा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 4 = 48, 12 3 = 36 आयोटा, -20 आयोटा, -15 आयोटा स्क्वायर, है ना। a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 आयोटा का स्क्वायर क्या है 9 आयोटा स्क्वायर, सो 48 + 16 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो ये क्या हुआ +15, 16 आयोटा स्क्वायर -1, तो +1 हो गया। तो वही है कितना 63 + 16 आयोटा बाई 25। अलग अलग लिख लिया करो बस, इसे मेरी सलाह यही रहेगी। आ रहा होगा समझ में, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं मेरे हिसाब से, काफ़ी आसान सवाल है। अगले में बोला कि a और b की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी सवाल है। अब देखो इसके अंदर भी अपने को कंपेयर करके ही करना होगा इसको, और कंपेयर करने के लिए मेरे को दोनों तरफ करनी होगी स्क्वायरिंग। तो 3 + 4 आयोटा किसके इक्वल होगा a + आयोटा b के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे 3 + 4 आयोटा बेसिकली किसके इक्वल होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab आयोटा। तो ये 3 + 4 आयोटा किसके इक्वल होगा a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 डाल दिया + 2ab आयोटा। अब कंपेयर करके आप बोल सकते हो सर रियल रियल के इक्वल, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, और 2ab किसके इक्वल 4 के इक्वल। अच्छा 2ab 4 के इक्वल, इसका मतलब ab 2 के इक्वल। अच्छा यहाँ से b की वैल्यू 2/a लिख सकता हूँ, और अब मैं कर दूंगा इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो ये कितना होगा a स्क्वायर -4/a², थोड़ा कैलकुलेशन बस फास्ट कर रहा हूँ, = 3। आ गया समझ में। अब a स्क्वायर देखो मैं बार बार a स्क्वायर ही लिखा, तो उसको x मान रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो x - 4/x = 3। तो ये क्या होगा x स्क्वायर -4/x = 3। सो x स्क्वायर -4 = 3x। तो समझ रहे हो आप, मतलब x स्क्वायर -3x - 4 = 0। सो x - 4 x + 1 = 0। तो x कितना होगा, या तो 4 होगा, या तो x क्या होगा -1 होगा, ठीक है। अब x है क्या एक्चुअल में, a स्क्वायर को माना था, तो a स्क्वायर या तो 4 है या तो a स्क्वायर -1 है। तो सबसे पहले तो इसको रिजेक्ट करो, क्योंकि a स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब कई बच्चे कहेंगे सर आयोटा की टर्म्स में आ जाएगा, भाई a + आयोटा b, a और b दोनों क्या है इसमें रियल है, ठीक है। तो रियल नंबर का के लिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई +-2। अब खुद बताओ a अगर 2 है तो b क्या होगा 1, और a अगर -2 है तो b क्या होगा -1। समझ रहे हो। तो या तो a और b ये है, या तो a और b ये है। आगे बात समझ में, दोनों ही सही आंसर हैं, इन दोनों में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है हमें। ओके चलो आगे, शाबाश। देखो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा याद करने जैसा आपको फील हो सकता है, ठीक है, बट स्टिल कई बार एग्जाम्स में पूछ रहे हैं स्कूल में, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। देखो भाई हमको क्या दे रखा है इन लोगों ने कि इसका 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 और इस पूरे भाई का मॉड क्या है 1 है। आपको इसके मॉड की वैल्यू पूछिए, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ 1/में z1 + 1/में z2 + 1/में z3 का मॉड 1 के इक्वल है, इतना हम जानते हैं। इतना हम जानते हैं। अब देखो इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करना। क्या, यहाँ पे मैंने z1 के बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे मैंने z2 के बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे मैंने z3 के बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया।
समझ रहे आप? अब देखो फायदा क्या हुआ, ऊपर क्या बना z1 का बार, z इंटू में z बार, z मॉड का स्क्वायर, यहाँ बना z2 बार, z इंटू में z बार, z2 के मॉड का स्क्वायर, z3 का बार और यहाँ पे z3 के मॉड का स्क्वायर का होल मॉड, इसकी इक्वल है 1। z1 का मॉड 1 है, z2 का मॉड, z3 का मॉड, ये सब क्या है 1 है। तो ये क्या हो गया, z1 का बार प्लस z2 का बार प्लस z3 का बार क्या है 1 है। अब देखो होल पे इंडिविजुअल पे बार है तो मैं होल पे भी लगा सकता हूँ, बताया था ना मैंने कि इंडिविजुअल पे ट्रैवल कर जाता है। z1 बार प्लस z2 प्लस z3 का होल बार इज इक्वल्स टू 1। और ये चीज़ आप में खुद में समझ होनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ के बार का मॉड 1 है तो उस चीज़ का मॉड भी 1 है। ऐसा क्यों, यहाँ से यहाँ क्यों, देखो आप खुद समझो। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, कॉन्जुगेट के बारे में बताया, पर मॉड क्या है, इसका डिस्टेंस यहाँ से, और कॉन्जुगेट का डिस्टेंस भी तो सेम ही होगा, जस्ट रिफ्लेक्शन ही तो हुआ है नीचे की तरफ। तो मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पे 5वें नंबर की ये भी लिख सकता हूँ कि z बार इज इक्वल टू z मॉड इज इक्वल टू z बार का मॉड। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने वहाँ पर यूज करी, क्वेश्चन नंबर जो भी था वो इस पे, कि इस पूरे के बार का जो मॉड है वही इस पूरे का क्या रहेगा, मॉड रहेगा। तो इस भाई का आंसर भी कितना आ जाएगा, उस हिसाब से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा रिकमेंड कर दो हमारा चैनल, क्योंकि बहुत ही कम व्यूज़ आता है। और खैर चलो कोई नहीं, व्यूज़ कम की कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और थैंक यू ऑल। और अगली क्लास में आपसे मैं मिल लेता हूँ, होपफुली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने की कोशिश करूँगा, पर ट्रिग्नोमेट्री एक क्लास में ख़त्म नहीं हो पाएगा मेरे को, मतलब कम से कम मेरे को लगता है 2-3 क्लास लेनी होंगी उसकी। ठीक है, तब जाके वो आपके दिमाग में थोड़ा बैठना स्टार्ट होगा। 100% तो तब भी गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रूव दैट के क्वेश्चन आपको भी पता है कैसे कैसे टेढ़े मेढ़े बन सकते हैं, है ना, बट स्टिल उसको हम कोशिश कर सकते हैं अच्छा करने की। ठीक है, सो थैंक यू आप सब लोगों का आज की क्लास में आने के लिए। बाय बाय, टाटा, राम राम। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं और अगला चैप्टर देख लेते हैं। थैंक यू भाई।